हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। ये आज जो है पॉलिटेक्निक लेक्चर की हमारी 14 यूनिट है रियल एनालिसिस। ठीक है, इसमें लेक्चर 1 है। लगभग जो होंगे आपके इसमें 7 लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये जो होगी नेक्स्ट अब इस वीक में तुम्हारी क्या है, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई सिलेबस इसमें जो सिलेबस है आपका, पहले क्या कहा इसने, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, कन्वर्जेंस देखनी है कि किस तरीके से कन्वर्ज होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है भाई तुम्हारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस और सीरीज की देखनी है, वो भी फंक्शंस की। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल की है। ठीक है, और इसमें फंक्शंस की है। ठीक है, और जो थर्ड है ये है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है ना, इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लगभग जो होगी 3 वीडियो तो आएंगी भाई इस टॉपिक की, तुम्हारी कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना। अच्छा, 2 वीडियो आएंगी लगभग इसकी। ठीक है, अच्छा, और 2 वीडियो होंगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम 7 वीडियो में इसको लगभग ख़त्म कर देंगे। आज ये तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तुम्हारा देखने में तो क्या है, ये आपका जो सिलेबस है बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत वाइड है। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर के बाद ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है कि भाई इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो लेकिन इसमें क्या है कि थ्योरी अच्छे से होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल। ठीक है, जो चीज़ें आज बताएंगे तो वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और जो ये लेक्चर हो गए तुम, ठीक है ना, इस कोई भी यूनिट अगर स्टार्ट कर रहे हो तुम, ठीक है, तो ये लेक्चर जो है सीरियल वाइज देखना। ठीक है, इससे आपको क्या है बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो भाई देखो भाई, सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है तुम्हारी सीक्वेंस की। ठीक है ना, सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है, वो बता रहा हूँ सीक्वेंस होता क्या है। देखो डेफिनेशन है इसमें, अ फंक्शन फ्रॉम एन टू ए सेट आर। ठीक है ना, एक एन से सेट आर पे क्या होगा, एक फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, वोज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है तुम्हारा। एंड ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज रेंज। ठीक है ना, इसका जो सबसेट होगा इस रियल नंबर का, वो क्या बनता है तुम्हारा, रेंज। ठीक है, अच्छा, ये देखो यहाँ पे इसने डिनोट भी किया है कि कैसे डिनोट करते हैं हम सीक्वेंस को। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे सीक्वेंस को किस तरीके से डिनोट किया है, फंक्शन से डिनोट किया है। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी जो डेफिनेशन है, ये कहना क्या चाह रही है, देखो यहाँ से, फंक्शन इज सच दैट एन टू आर। ठीक है ना, यानी कि नेचुरल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर पर मैपिंग हम ड्रॉ करते हैं, तो उसी को ही सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें डोमेन जो होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है, और रेंज जो बनेगा, ठीक है ना, पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसका सबसेट भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ए सबसेट लिखा है, और इसको इक्वल टू भी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये ए इसके इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी रहेगा। ठीक है, तो ये था भाई तुम्हारा। तो हमेशा याद रखना है, एक सीक्वेंस जो होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है, फंक्शन, एक टाइप का फंक्शन होती है, और कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। ठीक है ना, डोमेन उसमें नेचुरल नंबर होता है, और जो तुम्हारा रेंज होती है वो रियल नंबर होते हैं, या रियल नंबर का कोई भी सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1 रखने पे मिलेगी तुम्हें। ठीक है, 1 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी f1 होगी, 2 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो 2 होगी। ठीक है, 3 4 ऐसे ही क्या होगी तुम्हारी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एन टर्म, n+1 टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, देखो इसमें कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स आई तुम्हारी। ठीक है ना, हमेशा सीक्वेंस में क्या होता है भाई, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं तुम्हारी। ठीक है, अच्छा, इस सीक्वेंस को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है मैंने इस डिनोशन के अंदर। ठीक है ना, ए एन, ठीक है ना, ए एन इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये जो है ना आपकी, ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ठीक है ना, ये n टर्म है, और ये n प्लस और सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे ही है तुम्हारा f ऑफ x इक्वल्स टू x रख दिया मैंने। ठीक है, या f ऑफ x इक्वल्स टू x+1 रख दिया मैंने। तो देखो 1 की इमेज क्या आएगी, वो 2 आएगी। ठीक है ना, 2 की इमेज क्या आएगी, 3 आएगी, 3 की इमेज क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो ये देखो ये जो है, ये इस साइड तो हम रख रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना, और उधर क्या मिल रहे हैं तुम्हें, सबसेट या सबसेट ऑफ आर मिल रही हैं। ठीक है, सबसेट ऑफ आर हैं, या भाई तुम्हारा ये आर भी हो सकते हैं, इक्वल्स टू आर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है सीक्वेंस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है भाई रेंज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है ना, रेंज यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रखने के बाद मुझे
यहाँ पे देखो जो नेचुरल नंबर में रख रहा हूँ उसके अंदर x की 1 2 3, ठीक है, ये जो आपको वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, जैसे F1 है पूरा कंप्लीट, F2 है, F3 है, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये रेंज के अंदर आते हैं, यानी कि किसी ना किसी n की इमेज रहे होंगे, ठीक है ना। तो F1 F2 F3 Fn +1 ये सब क्या है, ये रेंज के अंदर आएंगे तुम्हारी, ठीक है ना, ये रेंज होती है। तो वही उसने डिफाइन किया है तुम्हारा रेंज में, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज, ठीक है ना। सीक्वेंस की जो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी तुम्हारी उसी को ही हम रेंज बोल देंगे, ठीक है। यहाँ से एक एग्जांपल से समझ में आएगा तुम्हें। देखो इसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। मैंने बताना कि जो सीक्वेंस की टर्म होती हैं तुम्हारी वो इनफाइनाइट होती हैं। इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुम्हारी, क्लियर होगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, xn इक्वल्स टू एक मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ, xn जो है इक्वल्स टू -1 टू द पावर n है, ठीक है। अगर 1 वैल्यू रखोगे, n की क्या रखनी है, नेचुरल नंबर से आती है ना, नेचुरल नंबर से वैल्यू आएंगी ना, ये n जो होगा नेचुरल नंबर से होगा, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो -1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 3 रखोगे तो -1, ठीक है, 4 रखूंगा तो 1, यानी कि ओड नंबर पर, ठीक है ना, जब ओड पावर होगी -1 की तो ये -1 देगा, अगर इवन पावर होगी तो ये 1 दे देगा, ठीक है। तो देखो ये तो है इनफाइनाइट टर्म्स तो हैं इनफाइनाइट, लेकिन रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं इसके, एक तो 1 या -1, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया तुम्हारा, ठीक है। ये देखो टर्म्स आर इनफाइनाइट, ठीक है ना, टर्म्स जो होती हैं सीक्वेंस की वो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन रेंज जो है वो फाइनाइट हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। इस केस में क्या है, ये फाइनाइट है, ठीक है। अगर दूसरा केस में लूँगा तो शायद मैंने इसमें लिया हुआ है एग्जाम्पल में, हाँ है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो टर्म्स इनफाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है, लेकिन हर बार जो है रेंज फाइनाइट नहीं हो सकती, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है। देखो एग्जांपल में इसमें यही लिया हुआ है, xn इक्वल्स टू n है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट टर्म्स होगी, इसमें n की वैल्यू रखते चले जाओ उसमें, ये एक सीक्वेंस है तुम्हारी, xn जो है ये एक सीक्वेंस है तुम्हारी, n की वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करते चले जाओ, एक एक मिलती चली जाएगी ना तुम्हें टर्म्स, भाई फर्स्ट जो है 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा रेंज में देखो, रेंज में सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसलिए, तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस की टर्म का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट है और रेंज भी जो है तुम्हारी वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये था भाई इसमें। अब इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होता है भाई तुम्हारा, यानी कि नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है ना, वैल्यू पुट करने के बाद जो तुम्हें टर्म्स मिलती हैं, जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं तुम्हारी, वही क्या होती हैं, रेंज के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जो टर्म्स जो हैं ये, ठीक है ना, इस सीक्वेंस की जो टर्म है इनफाइनाइट है, लेकिन रेंज जो है वो फाइनाइट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, एक सीक्वेंस है तुम्हारी नेचुरल नंबर की, ठीक है, xn इक्वल्स टू n है, नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करते चले जाओ उसमें। देखो फर्स्ट टर्म तुम्हें 1 मिलेगी, सेकंड 2, थर्ड 3 4 4, ठीक है, फिफ्थ 5 मिलेगी, ऐसे ही क्या होगा, ये जो है भाई टर्म्स इनफाइनाइट है तुम्हारी, और रेंज भी यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि पूरा सेट इसके अंदर आ जाएगा रेंज के तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई टर्मिनोलॉजीज इन सीक्वेंस, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजीज इन सीक्वेंस, यानी कि क्या क्या चीज़ें हम सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ डेफिनेशन आ रही हैं जो सीक्वेंस को समझने के लिए काम में आएंगे तुम्हारे, ठीक है। फर्स्ट आती है भाई तुम्हारी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है भाई, अ सीक्वेंस xn इज डिफाइंड बाय xn इक्वल्स टू c फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पे देखो n से एक r पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया भाई f ऑफ x इक्वल्स टू c लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे मैं 1 डाल लूँगा, f1 की इमेज भी c होगी, f2 की इमेज भी c होगी, यानी कि नेचुरल नंबर से वैल्यू पुट करते चले जाओ उसमें, हर नेचुरल नंबर की जो इमेज होगी वो c होगी। तो इसलिए जो है ना देखो, फर्स्ट टर्म भी इसकी c आई, सेकंड टर्म भी c आई, थर्ड टर्म भी c आई। देखो यहाँ पे टर्म्स जो हैं इनफाइनाइट हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है c, ठीक है ना, ये है भाई तुम्हारा, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं कि अगर एक ही कांस्टेंट नंबर मिल रहा हो तुम्हें हर बार लौट के, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे अभी तक हमने काम किया है इसमें। देखो एक डोमेन जो होता है नेचुरल नंबर का सेट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये किसी रूल से तुम्हारा किसी सेट आर पे डिफाइन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रूल होगा तुम्हारा। सपोज ये कर दिया मैंने f ऑफ x इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस के 1, ठीक है ना। तो 1 जो होगा 2 से मैप होगा, 2 3 से मैप होगा, 3 4 से मैप होगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे ही चलती चली जाएगी ये मैपिंग तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं भाई देखो, ये जो डोमेन होते हैं यानी कि जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं एक्स की, ठीक है, ये आते हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर से, ठीक है। और ये रियल जो ये सेट होता है ये कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, ये डिपेंड करेगा रूल के ऊपर कि कौन सा फंक्शन आपने डिफाइन किया है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट, कांस्टेंट मैंने बताया था कि हर बार जो है देखो इसकी हर जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो सी 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 ही है, ठीक है ना, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, टर्मिनोलॉजीज चल रही है तुम्हारी, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपकी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है ना। इसमें क्या कहा, इसमें अ सीक्वेंस xn is said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than or equals to k for all n belongs to n। देखो इसका मतलब देखो इस डेफिनेशन का क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि xn एक मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी, ठीक है, n है। तो देखो यहाँ पे जो है अब वैल्यू पुट करते रहोगे ना नेचुरल नंबर की, पहली 1 x1 जो आएगा तुम्हारा 1 आएगा, x2 जो आएगा 2 आएगा, x3 जो आएगा 3 आएगा, ठीक है ना, यानी कि नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर ही इमेज है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड अबव का मतलब होगा कि कोई ना कोई नंबर रेंज सेट में, रेंज है ना इसकी, रेंज के अंदर कोई ना कोई नंबर एक ऐसा मिलेगा जो सबसे उस जितनी भी टर्म है उन सबसे बड़ा होगा, उन सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसके पास कोई सबसे बड़ा नंबर नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट कोई आपका फिक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है कि रेंज के अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, वही कैपिटल के आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि -1 जो है ना सबसे बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा है, कोई भी ले लो, अब इससे आगे कोई भी उठाओ। तो ये जो है ना इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है ये बाउंडेड अबव होती है। जब कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाता है कि सारी टर्म में, सारी टर्म्स जितनी भी सीक्वेंस के अंदर आती हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर जो होता है वही आपका क्या होता है, के होता है, एक कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के, यानी कि और सारी जो टर्म होंगी तुम्हारी वो उससे छोटी होंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी ली है, देखो जो फर्स्ट है ये तो बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ये सेकंड है ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला हूँ ये डेफिनेशन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर बाउंडेड अबव देखना है, बाउंडेड अबव देखना है तो ये देखना होगा कि जो सीक्वेंस की रेंज है, ठीक है ना, रेंज है उसमें या सीक्वेंस की टर्म है, रेंज बोल लो या टर्म्स बोल लो, ठीक है ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर उसके पास, उस सीक्वेंस के पास कोई सबसे बड़ा नंबर है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 1 से बड़ी कोई भी यहाँ पे इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। सभी जो हैं, सभी जो टर्म्स हैं इसकी 1 से छोटी हैं, -1 से, तो इसीलिए क्या होगा ये बाउंडेड अबव हो गया भाई, ठीक है ना, यानी कि इसके पास एक ऐसा नंबर है कि सारी जो टर्म है उससे छोटी ही रहेंगी तुम्हारी। इस टाइप की जो है तुम्हारा भाई बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। बाउंडेड अबव में हम क्या देखते हैं कि सीक्वेंस के पास वो नंबर देखते हैं कि सारी जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, सारी जो टर्म्स हैं उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि वो सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सीक्वेंस की टर्म में वो सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि और जो बची हुई टर्म्स है ना वो सभी क्या हो, उससे बड़ी हो, उससे छोटी नहीं हो कोई भी, ठीक है, उससे छोटी नहीं हो। तो देखो ये मैंने एक यहाँ पे एक तुम्हारा क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 से छोटी कोई भी टर्म इस सीक्वेंस के पास नहीं होगी, ठीक है ना, इसीलिए मैंने स्मॉल के लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि सीक्वेंस में
वो सबसे छोटी टर्म देखनी है कि उससे छोटी टर्म उसके अंदर नहीं हो, ठीक है। तो 1 जो है देखो 1 से छोटा नंबर कोई और इस सीक्वेंस की टर्म में नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड बिलो, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी सीक्वेंस में ये दोनों मिल जाते हैं इनमें, ठीक है, यानी कि an इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल के और ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल के, यानी कि सीक्वेंस के अंदर अगर सीक्वेंस की टर्म के अंदर अगर ऐसे दो नंबर मिल जाते हैं तुम्हें कि कोई नंबर ऐसा है कि उससे बड़ी है सारी टर्म और कोई नंबर एक ऐसा है कि उससे छोटी है सारी टर्म, ठीक है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस। इसका मतलब है तुम्हारा रेंज सेट जो होगा ना वो बाउंडेड होना चाहिए दोनों साइड से, अबव से भी और बिलो से भी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, तीनों डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो बाउंडेड अबव में क्या होता है कि रेंज जो सीक्वेंस होती है ना, जो सीक्वेंस होती है उसकी टर्म में एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि उससे छोटा उससे बड़ा कोई और नंबर ना हो, ठीक है ना। इसकी जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है इसमें वो टर्म देखनी है जो सबसे बड़ी टर्म हो, ठीक है ना। तो देखो इसके पास कोई एक ऐसी टर्म नहीं है जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, लेकिन जो सेकंड लिखी है मैंने इसमें जो है भाई सबसे बड़ी जो टर्म है तुम्हारी वो -1 है, ठीक है ना। इससे बड़ी और कोई टर्म इसके पास नहीं है, तो इसलिए क्या होगी बाउंडेड अबव होगी, यानी कि इससे बड़ा इसके पास इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा इस सीक्वेंस के पास, ठीक है। नेक्स्ट है भाई तुम्हारा बाउंडेड बिलो, यानी कि एक नंबर ऐसा मिलेगा तुम्हें इसमें जो सबसे छोटा होगा, जो सभी टर्म से छोटा होगा। देखो 1 जो है ना, इस केस में 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसलिए क्या हुआ ये बाउंडेड बिलो हुआ। और इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k। अगर इसके पास कोई रियल नंबर k इस तरीके से होता है कि उसकी जो सारी टर्म्स हैं तुम्हारी, ठीक है ना, उस सीक्वेंस की सारी टर्म जो है तुम्हारी वो क्या है k से बड़ी है, k से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा स्मॉल k किसी सीक्वेंस के अंदर और एक कैपिटल K तुम्हें मिल जाता है, ठीक है, यानी कि बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए। अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारी बाउंडेड अबव भी हो जाए और बिलो भी हो जाए तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोल लेंगे तुम्हारा भाई बाउंडेड सीक्वेंस बोल लेंगे। और बाउंडेड सीक्वेंस में जो होता है ना रेंज सेट जो होता है वो बाउंडेड होता है। रेंज सेट आपको बताया हुआ है मैंने कि जो नेचुरल नंबर को पुट करने पे जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें इधर, ठीक है ना, ये आती है रेंज सेट के अंदर, ठीक है ना। रेंज सेट यानी कि इमेजेस ऑफ नेचुरल नंबर। चलो भाई देखो बाउंडेड सीक्वेंस का मैंने एक यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखो xn इक्वल्स टू -1 टू दी पावर n लिया हुआ है, तो रेंज के अंदर इसके सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा 1, एक तो आएगा -1 और एक आएगा 1, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा नंबर भी मिल गया इसमें और इन सबसे बड़ा नंबर भी मिल गया, ठीक है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसके पास नहीं है और -1 से छोटा कोई भी नंबर इसके पास नहीं है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है तुम्हारी, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा देखेंगे इस एग्जांपल को डीपली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे होते हैं इसमें, ठीक है ना, रियल एनालिसिस में। नेक्स्ट है भाई तुम्हारा xn जो सीक्वेंस है वो 1/n है, तो 1/n में यानी कि नेचुरल नंबर की जगह 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, तो ये जो है डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा xn, ठीक है ना, xn जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि देखो 0 से छोटा कोई भी नंबर इसके पास नहीं है, बल्कि जो है 0 तुम्हारा इस सेट के अंदर नहीं है, इस सेट से बाहर ही है 0। लेकिन इस सीक्वेंस के पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो 0 से छोटी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये बाउंडेड अबव भी है, अबव 1 से है और बिलो किससे है, ये 0 से, ठीक है ना। यानी कि ये बोथ है, बाउंडेड अबव भी होगी और बिलो भी होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो बाउंडेड अनबाउंडेड अबव, ठीक है। अभी तक तो क्या देख रहे थे कि बाउंडेड अबव में एक नंबर ऐसा ढूंढ रहे थे कि उससे बड़ी कोई भी टर्म ना हो, ठीक है ना, सीक्वेंस के पास उससे बड़ी कोई टर्म ना हो, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा नंबर या कैपिटल K तुम्हें कैपिटल K ना मिले, ठीक है ना, वो तो तुम्हारा
ये जो था भाई तुम्हारा, ये तो बाउंडेड बिलो के लिए था, ठीक है। अगर कोई ऐसा कैपिटल गेन ना मिले तुम्हें कि देखो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है भाई देखो एक सीक्वेंस है, सपोज तुम्हारी एक्स एन इक्वल्स टू एन है, ठीक है ना। अच्छा 1 पे वैल्यू 1 होगी, 2 पे 2 होगी, 3 पे 3 होगी और सो ऑन, ठीक है ना। n पे n होगी और n+1 पे n+1 होगी, ठीक है ना। यानी कि जितना n को इंक्रीज करते चले जाओगे उतना ही बड़ा नंबर होता चला जाएगा। यानी कि कोई नंबर ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा हो जाए, इस सीक्वेंस के अंदर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारी, ये अनबाउंडेड अबव है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखी है एक्स एन इक्वल्स टू एन, ये तुम्हारी क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे ही मैं देख लेता हूँ बिलो के लिए, ठीक है ना। ये देखो बिलो के लिए ये है सपोज तुम्हारा एक्स एन, ठीक है ना, एक्स एन, ये मैंने ले लिया भाई -1 और यहाँ पे है तुम्हारा -1 -2 एंड सो ऑन माइनस के n एंड -n+1, ठीक है। ये आ गया, इस तरीके से चलेंगे हम आगे तक इसमें। अच्छा कोई नंबर ऐसा नहीं है, यानी कि कोई टर्म ऐसी नहीं है इस सीक्वेंस के पास, कोई टर्म ऐसी नहीं है कि वो जो है तुम सबसे छोटी टर्म निकाल के दिखा दो उसमें, ठीक है। यानी कि और भी छोटी है इनसे, ठीक है, जितना तुम सोच पाओगे। अगर तुम बोलोगे कि -100 है सबसे छोटी, तो भाई -101 भी तो इसी के अंदर है। अगर आप बोलोगे कि -1000 है इसके अंदर, तो मैं बोल दूंगा कि -1001 भी तो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो है भाई ये बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी कि कोई टर्म सीरीज की ऐसी नहीं है कि सबसे छोटी टर्म हो जाए जो, ठीक है। तो देखो भाई इसमें नेक्स्ट आता है भाई तुम्हारा इसमें मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है ना। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होते हैं भाई 2 टाइप्स की होती हैं तुम्हारी, एक तो होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक होती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो बढ़ती हुई हो सीक्वेंस या वो घटती हुई हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो 2 नंबर लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखो ये इंक्रीजिंग हो रही है, हर बार बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ये होती है तुम्हारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। एक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक हो रही है डिक्रीज, ठीक है। अब देख लो इसकी डेफिनेशन, कैसे ये डेफिनेशन लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला आता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट है तुम्हारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, a sequence is said to be monotonic increasing sequence if an is less than an+1। यानी कि यहाँ पे देखना भाई a1 जो है वो लेस होगी a2 से, a2 जो होगी वो लेस होगी a3 से, और ऐसे ही चलती चली जाएगी। अच्छा एक इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना। इसको अगर मैं इक्वल देखूँ, यहाँ पे मैं 2 सीरीज लिख रहा हूँ और तुम्हें डिफरेंस बताऊँगा उसमें क्या है। सपोज देखो मैंने यहाँ पे 2 सीरीज लिख दी, ये लिख दी मैंने भाई 1 1 2 2 3 4 5 7 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो और इधर लिख दिया भाई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x1 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों इक्वल है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इक्वल है, लेकिन ये क्या आ रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कहीं पे नहीं हो रही है, लेकिन इक्वल हो रही है। तो इस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर देखो ना तो इक्वल हो, बस इंक्रीज हो रही हो, देखो इसमें कोई टर्म इक्वल नहीं है, बस इंक्रीज हो रही है हर बार, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये होती है तुम्हारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये होती है तुम्हारी भाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें टर्म जो है इक्वल हो सकती हैं, लेकिन छोटी कभी नहीं होगी इससे आगे। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि 3 से आगे 2 आ जाएगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। इससे इंक्रीजिंग ही होगा, इक्वल हो सकते हैं लेकिन, ठीक है, कभी भी कम नहीं होगा उससे।
तो ये था भाई तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और तुम्हारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो इसीलिए देखो इसने यहाँ पे A1 इज लेस देन इक्वल्स टू A2, ठीक है, A2 इज लेस देन इक्वल्स टू A3, इक्वल्स टू लगाया, देखो इनमें सब ने इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई तुम्हारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, ठीक है। अगर मैं देखो कोई सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख दिया भाई 7 6 4 7 6 4 3 2 1 0 -1 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर -7 -9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो ये जो है ना हर बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोल देंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर मैं यही इसको ऐसे लिख दूँ 7 7 6 6 4 4 3 3 2 1 0 -2 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये देखो भाई इसमें कुछ टर्म तो इक्वल हैं, लेकिन ये क्या हो रही है, हर बार डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोल देंगे हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी देखो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमेशा छोटी होगी पिछले वाले से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे an+1 इज लेस देन इक्वल्स टू an, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, दूसरी क्या है इक्वल है इसकी, इक्वल टू लगा हुआ है। A3 कितनी है इसमें 6 है, जो कि लेस है, ठीक है ना, लेस है, ये लेस पे भी सही है। तो इसलिए क्या है भाई ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली में दोनों में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब चलते हैं भाई तुम्हारा दूसरी डेफिनेशन पे, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा होगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं आपका जो है आंसर दे दूँगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। देखो इसके बाद आता है भाई तुम्हारा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है ना। लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्या है सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है रियल में, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन वगैरह NM ये सब जो है यहाँ से बहुत मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। अगर अच्छे से समझोगे तो सभी चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हें, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी लिया है इसका, क्या करते हैं इसको, ठीक है। पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या कहा, अ रियल नंबर L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। एक रियल नंबर L है जो लिमिट है किसी सीक्वेंस xn का, ठीक है। अच्छा इफ और अच्छा एक रियल नंबर जो है वो लिमिट तभी बोलेंगे सीक्वेंस xn की अगर इफ़ टू ईच एप्साइलन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तुम कुछ भी ले लो अपनी साइड से भाई, 0.5 ले लो, 0.7 ले लो, ठीक है, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, कितना भी छोटा ले लो। ये जो है भाई मैक्सिमम जो है 0.5 तक हो सकता है, 7 भी नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत माइन्यूट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है ना, एप्साइलन की। 0.5 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको, ठीक है, 0.5 से लेस ही होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा कि L जो है किसी सीक्वेंस xn का लिमिट तभी बनेगा अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए तुम्हें, ठीक है, m बिलोंग्स टू n हो नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, ठीक है ना। अगर एप्सिलॉन तुम इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे ये m की वैल्यू चेंज हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। सच दैट अगर an में से l को माइनस करोगे, यानी कि हर टर्म में से जितनी भी टर्म सीक्वेंस के अंदर आती है A1 A2 A3, ठीक है ना, जितनी भी इसके अंदर टर्म है उनमें से L को माइनस अगर कर दो तुम, ठीक है, A1 माइनस के L, A2 माइनस के L, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये है। तो ये जो होगा भाई ये हमेशा जो एप्सिलॉन लिया है ना तुमने, एप्सिलॉन जो अपनी साइड से लोगे 0.5 0.7, ये हमेशा ये जो टर्म होगी, ठीक है, L को अगर हर टर्म में से उसकी माइनस कर दो तो ये एप्सिलॉन से छोटी होती हैं, एप्सिलॉन से छोटी होंगी, ठीक है। एक डेफिनेशन तो है ये तुम्हारी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से अगर मैं समझाऊंगा तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लो इस डेफिनेशन को होता क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भाई एक सीक्वेंस है A1 A2 एंड सो ऑन AN, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा इसकी ये जो L है, ठीक है ना, L तभी लिमिट बनेगा अगर मैं इसके हर टर्म में से L को माइनस कर दूँ, A माइनस के L, A2 माइनस के L,
ए एन माइनस के एल एंड सो ऑन, ठीक है। इस एल को मैं हर टर्म में से माइनस कर दूँ और जो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें, ये वैल्यू जो होगी इस एफ साइलेंस से, ठीक है ना, इस एफ साइलेंस से क्या होगी, हर वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, ये सभी वैल्यूज़ भी छोटी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसमें 2-4 वैल्यू जो हों इससे बड़ी हो जाएंगी इस एप्सिलॉन से। इसीलिए क्या है लिखा है, देखो इसने n ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू n, यानी कि अगर वो फोर्थ टर्म से, ठीक है ना, अगर वो फोर्थ टर्म से देगा ना तो फिर वो सारी वैल्यू जो होंगी वो छोटी रहेंगी तुम्हारी इससे अगली, ठीक है। कुछ टर्म हो सकती है फाइनाइटली मेनी, ठीक है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, लेकिन जो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी ना तुम्हारी, इनफाइनाइट जो टर्म्स होंगी वो हमेशा उस एप्सिलॉन से छोटी रहेंगी तुम्हारी, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं भाई इसकी डेफिनेशन, जो लिमिट लिखते हैं हम किस टाइप से लिखते हैं इसका, ठीक है। देखो इसने कहा इफ़ एल इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन, अगर एल जो है वो लिमिट है किसी सीक्वेंस ए एन की, देन वी राइट ए एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब मैं एन को इंक्रीज करूँगा, एन को इंक्रीज करूँगा तो जो ए एन होगी ना वो टेंड्स हो जाएगी, यानी कि एल की ओर जो है वो मूव करेगी, एल की ओर जो है मूव करेगी। इसकी जो सारी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की वो किसी फिक्स नंबर की ओर मूव कर जाएंगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे भाई, वहाँ से जो होगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक बार जो है मैं तुम्हें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ, लिमिट का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर सपोज एक एल मैंने क्या ले लिया कि एक एल जो है ये एक्स एन, कोई एक्स एन जो है तुम्हारा एक्स एन के अंदर तुम्हारी A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारी सीक्वेंस की टर्म है, ठीक है ना। तो देखो सपोज इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो L है, ठीक है ना। सपोज इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो L है, ठीक है। अच्छा अगर ये L हो गई तो अगर मैं इसमें से एप्सिलॉन कोई भी माइन्यूट वैल्यू, यानी कि इसमें से सपोज मैंने 0.1 माइनस कर दिया इस L में से, तो ये L से छोटा हो जाएगा ना, L से छोटा हो जाएगा ना, यानी कि L यहाँ पे होगा। अगर इसमें मैं कोई एप्सिलॉन प्लस कर देता हूँ, 0.1 प्लस कर दिया सपोज मैंने, तो देखो ये जो है एक इंटरवल बन गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा क्या है, सबसे पहले एक सीक्वेंस है और एक नंबर L है और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये L जो है इसका लिमिट है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा भाई, एप्सिलॉन हर बार अपनी साइड से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो कहेगा कि बताओ ये L जो है तुम्हारा, L जो है वो लिमिट है या नहीं, तो तुम उनसे बोलोगे भाई बताओ एप्सिलॉन दो मुझे, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। हर बार वो तुम्हें क्या देगा कि वो बताएगा, देखो एक्सन जो है, एक्सन खुद देगा वो तुम्हें कि बताओ ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट ये है क्या, ठीक है ना, L है क्या इसकी लिमिट। तो तुम कहो भाई मुझे एप्सिलॉन बताओ क्या लूँगा, ठीक है, उससे चेक करूँगा, ठीक है। तो वो बोल देगा कि कोई भी लो, ठीक है। तो कोई भी जो होगा आपका 0.5 और इससे छोटा ही लेना है, इससे बड़ा कभी नहीं लेना, ठीक है ना। एप्सिलॉन जो होती है बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.5 भी बहुत बड़ा बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सपोज मैं कर रहा हूँ भाई 0.4 के लिए, तो इस L में से 0.4 को माइनस करो, ठीक है, और इस L में 0.4 प्लस कर दो, ठीक है। तो L जो होगा इसके बीच में ही तो रहेगा ना, तो ये जो है आपको एक इंटरवल मिला और इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स आपकी इस सीक्वेंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वही होगा लिमिट, ठीक है ना, वही क्या होगी, लिमिट होगी। तो देखो इसने यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ग्राफ से समझाया या डायग्राम देख लो इसको। अगर L जो है लिमिट है किसी सीक्वेंस की, ये देखो ये सीक्वेंस की टर्म है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कहा है भाई इसने, L जो है वो लिमिट है, तो यानी कि ये भी तो बताता है ना, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m बताता है ना। तो देखो m से जो छोटी वैल्यूज है ना, m से जो छोटी वैल्यूज है उसके लिए जो सीक्वेंस की टर्म है इस L माइनस के एप्सिलॉन और L प्लस के एप्सिलॉन से बाहर दिखनी है कुछ टर्म, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे आगे जाओगे ना तुम देखो सारी जो टर्म्स हैं इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही हैं तुम्हारी, ठीक है ना। तो तभी बोलोगे कि L जो है लिमिट है तुम्हारी, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइनाइट टर्म्स तो बाहर हो सकती हैं, लेकिन इनफाइनाइट देखो ये जो है ना ऐसे ही चलेंगी, इनफाइनाइट जो टर्म्स होंगी वो उसके उस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी, तभी इस L को बोल दोगे कि ये लिमिट है तुम्हारा, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई।
देखो एक बार और बता देता हूँ मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या लिमिट का, ठीक है। हम क्या देख रहे थे भाई, देखो हमने पहले लिमिट की डेफिनेशन लिखी थी कि लिमिट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक रियल नंबर एल लिमिट तभी बोला जाएगा, ठीक है ना, एक लिमिट एल, ठीक है, एक रियल नंबर एल लिमिट तभी बोला जाएगा, ठीक है, अगर उसके लिए कोई ना कोई एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, कोई ना कोई एप्सिलॉन एक ऐसा एग्जिस्ट करता हो कि उसकी सारी टर्म में से उस एल को माइनस कर दो, a1 माइनस एल, a2 माइनस के एल और सो ऑन, ठीक है ना। इसमें जो है, ठीक है, फाइनाइट टर्म्स तो क्या होंगी, उससे बड़ी हो सकती हैं एप्सिलॉन से, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स जो होंगी ना वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होंगी, यानी कि इससे जो अगली जो टर्म होंगी ना वो हमेशा क्या होंगी, वो छोटी रहेंगी एप्सिलॉन से। ए एन माइनस के एल, ए एन प्लस 1 माइनस के एल, ठीक है, ये जो सब टर्म है ये तुम्हारी एप्सिलॉन से छोटी रहेंगी। ये सारी भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें फाइनाइट जो है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर सकती हैं, लेकिन और जो बची हुई है भाई वो सारी जो है वो फॉलो करेंगी तुम्हारी, ठीक है। ये तो होता है इस डेफिनेशन का मीनिंग, जो ये डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्रिकली चेक करूँ कि ये तुम्हारा लिमिट है या नहीं, तो क्या बताता है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, थ्योरेटिकली जो लिमिट है वो तुम्हारी किस तरीके से लिखी जाती है, देखो, इफ एल इज द लिमिट ऑफ ए एन, ठीक है, देन वी राइट ए एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया भाई अगर तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस है एक्स एन a1 a2 a3 an एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस दी है और वो पूछ रहा है तुमसे कि बताओ इसका एल जो है वो लिमिट होगी क्या, एल जो है वो लिमिट होगी क्या इसकी, तो तुम कहोगे कि भाई बताओ मुझे एप्सिलॉन दो कोई भी, ठीक है। तो एप्सिलॉन कोई भी, उसने कहा कि कोई भी यूज़ करो अपनी साइड में, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, 0.4 कर लिया, कुछ भी यूज़ कर सकते हो 0.1, लेकिन जो ये एप्सिलॉन होता है 0.5 से छोटा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, एल में से माइनस कर दिया और उसमें एल में प्लस कर दिया, तो एल जो होगा इसके बीच में होगा इस इंटरवल के, ठीक है। यानी कि जो इनफाइनाइट टर्म्स जो होंगी इस सीक्वेंस की, जो इनफाइनाइट टर्म होगी ना इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी तुम्हारी, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। देखो ये जो है ना मैक्सिमम टर्म्स जो है इस इंटरवल के अंदर है तुम्हारी, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं ये तुम्हारी क्या होती हैं भाई, कई बार ऐसा होता है कि ये जो है फाइनाइट टर्म्स को बाहर छोड़ देते हैं। देखो मैंने क्या कर रखा है, A6 तक, A6 A3 A5 A2 A4 ये जो है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं तुम्हारी, लेकिन इससे अगली जितनी भी हैं इनफाइनाइटली वो सारी क्या कर रही हैं, वो इसको फॉलो कर रही हैं। और ये n की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे m दी हुई है, ठीक है ना, यानी कि m से बड़ी जितनी भी वैल्यू है देखो यहाँ से वो सब क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई लिमिट होता है। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। आज डेफिनेशन कर लेते हैं, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इसने क्या कहा, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू l है, देन वी से दैट दिस सीक्वेंस an इज कन्वर्ज टू l, ठीक है। अगर ऐसी कोई लिमिट, जो मैंने अभी ये लिमिट बताई ना, अगर किसी सीक्वेंस के पास एक ऐसा l आ जाता है तो उसी को बोल देंगे हम कि ये कन्वर्ज होगी, ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज हो रही है l पे, ठीक है ना, और इसी को ही बोल देंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। जो लिमिट हमारी आई हुई है भाई, ये जो अभी हमने पढ़ी है लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस के पास एक ऐसा l आ जाए तुम्हारा, ठीक है, लिमिट आ जाए, तो उसको बोल देंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में भी, ठीक है। अच्छा, एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, एक नोट पॉइंट है तुम्हारा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं उनका सिर्फ एक ही लिमिट होता है, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होगा, ठीक है। याद रखना है भाई, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उनका एक ही लिमिट होती है, एक ही लिमिट होते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अब आती है तुम्हारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। अच्छा, डाइवर्जेंट जो कन्वर्ज नहीं करेगी तुम्हारी वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो इसने क्या लिखा है, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। एक कोई सीक्वेंस an है जो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी में, इफ फॉर एनी k बिलोंग्स टू r, k जो है कैपिटल है यहाँ पे,
के जो है वो कैपिटल के जो बाउंडेड अबव में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, बाउंडेड अबव में पढ़ा था, ठीक है, वो के है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट ए एन इज ग्रेटर देन के, यानी कि जैसे कोई सीक्वेंस है तुम्हारी, यहाँ पे मैंने ले ली भाई 4 7 9 3, ठीक है, 3 बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीजिंग है 10 11 ऐसे ही इंक्रीज होती जा रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है, इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, ठीक है। अच्छा, कोई ना कोई नंबर उठाओ इसके अंदर से, ठीक है ना, कोई ना कोई नंबर उठाओ इसके अंदर से, जैसे मैंने 9 ले लिया, ठीक है, 9 से बड़ी भी बहुत वैल्यू है, देखो इसके पास मैंने 100 ले लिया, तो 100 से बड़ी भी बहुत वैल्यू है इसके पास, यानी कि ये डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा है कि तुमसे इसमें कोई भी वैल्यू चेक, कोई भी रियल नंबर उठाओ, अगर तुम किसी भी सीक्वेंस इस टाइप की सीक्वेंस में, डाइवर्जेंट सीक्वेंस में कोई भी n उठाओ तुम, ठीक है ना, कोई भी टर्म उठाओ, ठीक है ना, जैसे मैंने उठा दिया भाई इसमें 92 एक टर्म है सपोज ए एन की, ठीक है ना, इस 92 से बड़े जो है बहुत सारे नंबर तुम्हें इसके अंदर मिल जाए, इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाए, यानी कि कोई भी नंबर उठाओ तुम हर बार, ठीक है ना, कोई भी नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाओ, उससे भी बड़े नंबर उस सीक्वेंस के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना, तो तब इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसमें, एक और यहाँ पे सपोज ये है तुम्हारा, ये मैंने ले लिया भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है, ठीक है, कोई भी नंबर उठाओ तुम, उससे बड़े नंबर मैं दिखा दूंगा कि इसके अंदर है, सपोज तुमने ले लिया 1 लाख ले लिया इसमें, ठीक है ना, 1 लाख, तो 1 करोड़ भी तो इसके अंदर ही है, 1 करोड़ भी तो इस सीक्वेंस के अंदर ही है, ठीक है, यानी कि हर नंबर से बड़ा नंबर आपके पास है इसमें, ठीक है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। यह तुम जो है इसको डायरेक्ट ये याद रखो कि अगर इस टाइप की एल ना मिलता हो हमें, ठीक है ना, उसमें उस केस में क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट होता है या ओसिलेट होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट, अभी डाइवर्जेंट के लिए समझो कि डाइवर्जेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर उठाओ तुम सीक्वेंस से, कोई भी नंबर उठाओ, तो उससे बड़े नंबर आपके पास उस सीक्वेंस के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंट इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस वो डाइवर्ज करते हैं इन्फिनिटी पे। इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ xn इक्वल्स टू n, ठीक है ना, ये जो है इस टाइप की सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है भाई तुम्हारा डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस है तुम्हारे पास, देखो ये सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन माइनस की इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी तुम नंबर उठाओ, कोई भी तुम नंबर उठाओ, ठीक है, कोई भी नंबर उठाओ, उससे छोटा नंबर आपके पास इस सीक्वेंस में होगा। जैसे मैं -100 उठा रहा हूँ तो -101 -102, इससे भी छोटे बहुत सारे नंबर हैं। अगर तुम -1000 उठाओगे तो इससे भी बहुत सारे छोटे नंबर इसके पास हैं, ठीक है ना। तो देखो इसने कहा है कि अगर ए एन के पास वो स्मॉल के जो हमने बाउंडेड बिलो के लिए पढ़ा था, ठीक है, अगर ऐसा के ना हो, ठीक है ना, अगर ऐसा के ना हो तो इसको बोल देंगे डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, यानी कि इस के से भी बहुत सारे छोटे नंबर उसके पास हैं सीक्वेंस के, ठीक है ना। तो ये होती है भाई तुम्हारी डाइवर्ज टू इन्फिनिटी और डाइवर्ज टू माइनस के इन्फिनिटी सीक्वेंस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आती है भाई तुम्हारी अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारी कन्वर्ज नहीं कर रही है तो वो या तो डाइवर्ज करेगी या ओसिलेटरी होगी, ठीक है, वो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो ओसिलेटरी होगी या वो डाइवर्ज करेगी तुम्हारी, ठीक है। देखो ओसिलेटरी में क्या होता है, ए सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस एक्सन, ठीक है ना, अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज कर रही हो, कन्वर्ज किसी नंबर पे कर रही हो फाइनाइट में, ठीक है, और ना ही डाइवर्ज हो, ठीक है, यानी कि ना तो ये कन्वर्जेंट हो, इस तरीके की लिमिट मिले आपको, ठीक है, और ना ही क्या हो आपके पास, ना ही क्या हो भाई आपके पास इस तरीके का कोई के नंबर मिले कि उससे बड़े नंबर या उससे छोटे नंबर आपके पास बहुत सारे उस सीक्वेंस के अंदर हो, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं तुम्हारी उसको बोलते हैं भाई ओसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि ना तो कन्वर्ज होती हो ना ही डाइवर्ज होती है, उस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, तुम्हारी ओसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी है, इफ अ सीक्वेंस एक्सन नाइदर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर नोर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ना तो कन्वर्ज हो और ना ही डाइवर्ज करें माइनस इन्फिनिटी पे या प्लस इन्फिनिटी पे, उस टाइप की सीक्वेंस को हम ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, ये जो सीक्वेंस होती है तुम्हारी दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की, ठीक है। एक होती है तुम्हारी भाई, एक तो होती है तुम्हारी ओसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस, एक होती है ओसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस।
ओसिलेट फाइनाइटली को देख लेते हैं अभी, ठीक है। ओसिलेट फाइनाइटली में क्या होता है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है। एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी यानी कि उसके पास स्मॉल के भी होगा, ठीक है, और कैपिटल के भी होगा, जो हमने पहले उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में, वहाँ से क्या आएगी। इसलिए जो है भाई डेफिनेशन जो है इंटरलिंक्ड है, सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ ली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है। ओसिलेट फाइनाइटली बोलेंगे इसको अगर तुम्हारी सीक्वेंस जो है ना तो कन्वर्ज कर रही हो और एक बाउंडेड हो। जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं और ना ही कन्वर्ज कर रही हो तो उनको बोलते हैं ओसिलेट फाइनाइटली। तो देखो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक एक्सन डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। एक्सन जो है तुम्हारा -1 टू द पावर n है, इसकी हमेशा दो ही वैल्यू होगी, या तो 1 या -1, ठीक है। तो देखो इसके पास ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, यानी कि हर एक्सन की वैल्यू, ठीक है, 1 -1, ठीक है, बस दो ही है इसके पास, इससे छोटी बड़ी तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक्सन के पास दो ही वैल्यू है, एक -1 और एक 1, ठीक है। देखो ना तो एक कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज में तो एक लिमिट पॉइंट होता है, इसके तो भाई दो लिमिट पॉइंट होगी, ठीक है, दो लिमिट होगी इसकी, तो एक -1 एक 1, ठीक है। तो ये क्या होती है, ना तो एक कन्वर्ज कर रही है लेकिन ये बाउंडेड है, तो इसीलिए क्या है ये भाई फाइनाइटली बाउंडेड है ना, ठीक है, फाइनाइट नंबर मिले तुम्हें इसकी, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको ओसिलेट फाइनाइटली बोल देंगे, ठीक है। एक होती है ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है ना, एक होती है तुम्हारी ओसिलेट इनफाइनाइटली, ओसिलेट इनफाइनाइटली। नेक्स्ट चलते हैं ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। इसने क्या कहा, देखो एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ओसिलेट इनफाइनाइटली। एक अनबाउंडेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अनबाउंडेड, यानी कि उसके पास एक कैपिटल के या स्मॉल के, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए उसके पास, ठीक है, ये बाउंडेड नहीं होनी चाहिए। और ये क्या हो, ना ही ये तुम्हारी डाइवर्ज करती हो। देखो डाइवर्ज तो क्या होती है, या तो वो प्लस इन्फिनिटी पे जाती है या वो माइनस इन्फिनिटी पे जाती है, लेकिन ये दोनों पे जा रही है, ठीक है, एक साइड से प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है, एक साइड से माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई ये ओसिलेट इनफाइनाइटली होगी, ठीक है, क्योंकि ना तो एक कन्वर्ज कर रही है ना ही ये डाइवर्ज कर रही है, और जो इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, एक इन्फिनिटी तक जा रही है और दूसरी साइड माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसलिए इसको बोल देंगे ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। आज हम भाई इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे अगली जो थ्योरी होगी या क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे हम कि किस टाइप से हम भाई कन्वर्ज कराते हैं सीक्वेंस को, किस टाइप से हम डाइवर्ज कराते हैं, ठीक है ना, ये थ्योरी है तुम्हारी। और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और जो जिसको PDF वगैरह चाहिए भाई वो सब क्या रहेंगी, पेड रहेंगी तुम्हारी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा भाई नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करेंगे हम कि कन्वर्जेंस कैसे दिखाते हैं, डाइवर्जेंस कैसे दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम तुम्हें सीक्वेंस तक सीरीज तक पहुँचा देंगे, ठीक है। थैंक यू।